हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास डिबेंचर्स के इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड के दूसरे पार्ट के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी अपने डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, लमसम मेथड में आपको समझा चुका हूं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी अपने डिबेंचर्स अगर एट पार पे इशू करती है तो एंट्री हम लोग किस तरह से पास करते हैं। आज मैं एग्जांपल और ले लेता हूं एक, जिसमें हम लोग मानेंगे कि कंपनी अपने डिबेंचर्स फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे यानी प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो ले लेता हूं मैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं 12% वाले डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास, जो कंपनी इशू कर रही है 10,000, जिनका जो फेस वैल्यू है कितना है? 100 रुपीज। क्या लिख रहा हूं मैं? ये फेस वैल्यू। तो कंपनी के डिबेंचर्स का जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज है। अब कंपनी इसको 100 रुपीज से ज्यादा पे यानी प्रीमियम पे इशू करना चाह रही है, यानी कंपनी अपनी पब्लिक जो है उनसे 100 की जगह 20% एक्स्ट्रा पेमेंट मांग रही है। तो 100 का 20% निकालो, कितना हो गया? 20 रुपीज। यानी कंपनी अपने डिबेंचर 120 रुपीज में मार्केट में इशू कर रही है। और मेथड कौन सा चल रहा है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। तो कंपनी अपने 120 रुपीज इंस्टॉलमेंट में लेने वाली है। ऑन एप्लीकेशन मान लेता हूं मैं 20 रुपीज है। फिर लिखता हूं मैं ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मान लेता हूं मैं 50 रुपीज। और हम लोगों ने पढ़ा है बाय डिफॉल्ट जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किसके साथ मानते हैं? हम लोग अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। तो 50 रुपीज में 30 रुपीज तो डिबेंचर्स की वैल्यू है और 20 रुपीज का टोटल प्रीमियम मैंने किसके साथ मान लिया? अलॉटमेंट के साथ मान लिया। नेक्स्ट आ गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैं लिख लेता हूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो बचेगी वो कितने की बचेगी? 50 रुपीज। इस तरह से 120 रुपीज कंपनी को इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री बनाना। एंट्री आप सब लोगों को पता है कि पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन रिसीव करने की। क्या होती है पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर बनाते हैं हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सेम बिल्कुल इश्यू ऑफ शेयर्स की तरह ही सारी एंट्रीज हैं। अब अमाउंट पुट करना बहुत इजी है, मैंने आपको कल भी क्लास में सिखाया था। तो पहले बताओ मुझे कि डिबेंचर्स कितने हैं? जो कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए वो कितने हैं? 10,000। तो डिबेंचर्स के नीचे लिख लो 10,000 रुपीज। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है बताओ? 20 रुपीज। तो कितना लिख लेता हूं मैं? 20 रुपीज। एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूं। एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्टली अमाउंट आप लिख सकते हो। तो मल्टीप्लाई करो, कितना अमाउंट आएगा बताओ? 2 लाख रुपीज। तो डिबेंचर एप्लीकेशन पे 2 लाख रुपीज क्योंकि हम लोगों ने रिसीव किए हैं, तो यही सेम अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, 2 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी बनती है? पहले ड्यू वाली। तो ये सेम एंट्री मैंने यहां पास की है। देखो कल भी मैंने आपको समझाया था कि बस सिर्फ शब्दों का खेल है। यहां एप्लीकेशन की जगह क्या लिखा है मैंने? अलॉटमेंट। बाकी एंट्री एज इट इज है डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर की जगह डिबेंचर्स, एप्लीकेशन की जगह लिखा अलॉटमेंट और 2 डिबेंचर एज इट इज मैंने यहां पे लिख लिया है। अब अमाउंट किस तरह से लिखेंगे? उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, क्योंकि अपने डिबेंचर्स कंपनी किस पे इशू कर रही है? प्रीमियम पे इशू कर रही है। और प्रीमियम कहां रिसीव हो रहा है? अलॉटमेंट के साथ। तो इसका मतलब जिस तरह से शेयर इशू करते समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यहां भी क्रेडिट कर लेंगे। चाहे शेयर इशू करो या डिबेंचर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग किस नाम से लिखेंगे? सिक्योरिटी रिजर्व के नाम से ही लिखने वाले। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो दोबारा से डिबेंचर्स कितने हैं बताओ मुझे? डिबेंचर है 10,000 और अलॉटमेंट बताओ कितना है? अब आप ध्यान रखना, मैं आपसे जब भी पूछूं कि अलॉटमेंट कितना है तो आप 50 बोलना, क्योंकि 50 के अंदर 20 रुपीज का तो प्रीमियम है और 30 रुपीज का डिबेंचर वाला अमाउंट है। तो मैं क्या पूछ रहा हूं अभी? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि भाई इसमें प्रीमियम कितना है और डिबेंचर का वैल्यू कितना है। मैं क्या पूछ रहा हूं? अलॉटमेंट कितना है। तो अलॉटमेंट कितना बोलोगे आप? 50। तो लिख लेता हूं मैं अलॉटमेंट के सामने कितना? 50। मल्टीप्लाई करो, अमाउंट कितना आएगा बताओ? 5 लाख रुपीज। सेम वापस वही काम करना है। डिबेंचर कितना है? 10,000 रुपीज। तो मैं दोनों जगह समझने के लिए एक बार लिख लेता हूं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब डिबेंचर्स के सामने क्या लिखोगे? 30 और प्रीमियम कितना है उसमें?
20 रुपीज का, तो डिबेंचर के सामने लिख लेता हूं मैं 30 और प्रीमियम के सामने लिख लेता हूं 20। मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट कितना आएगा 3 लाख रुपीज, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 लाख रुपीज। तो अगर अलॉटमेंट आपने ड्यू कितने से किया बताओ, अलॉटमेंट ड्यू 5 लाख रुपीज से। अगर कॉल सीनियर नहीं है तो पूरा 5 लाख रुपीज मुझे क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे फाइनल कॉल ड्यू, सेम एंट्री दोबारा बनानी है, सिर्फ अलॉटमेंट की क्या वर्ड लिखना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वापस वही डिबेंचर्स बताओ कितने हैं 10,000। आपने देखा बहुत इजी है अमाउंट लिखना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है 50 रुपीज की, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ 50 रुपीज। मल्टीप्लाई करूंगा अमाउंट कितना आएगा बताओ 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख रुपीज इधर आ जाएगा और 5 लाख रुपीज नीचे आ जाएगा। जितना ड्यू किया उतना ही सेम अमाउंट मैं रिसीव कर लेता हूं, तो यहां पे भी कितना आ गया 5 लाख रुपीज। तो आपने देखा जिस तरह से हम लोग शेयर्स वाले सारे केस पढ़े थे, डिबेंचर में सारे वही केसेस हैं। सिर्फ मैंने कल जो आपको पढ़ाया था उसमें एक एडिशन किया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने क्रेडिट किया है, बाकी सभी एंट्री जैसे हम लोगों ने कल पढ़ी थी वैसे ही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कल एक वो केस जो हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स के समय नहीं पढ़ा था। कौन सा केस है वो, डिबेंचर्स जब इशू करती है कंपनी किस पे, डिस्काउंट पे। तो ऑब्वियस सी बात है इसी एंट्री में अगर मैं मानूं कि अलॉटमेंट के साथ ही क्या है डिस्काउंट है, तो अगर मैंने सिक्योरिटी को क्रेडिट किया तो बताओ डिस्काउंट को क्या करूंगा डेबिट, क्योंकि कंपनी अब अपने डिबेंचर्स फेस वैल्यू से कम पे इशू करने वाली है। तो ये केस हम लोगों ने लेने वाले हैं अपनी अगली क्लास में।